बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन को देखेंगे। इससे रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, ताकि आपके पास इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आ सकें। स्टार्ट कर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं एक एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में से ही आता है। तो पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास क्या गिवन है कि एक रिलेशन गिवन है जिसको एक टेबल दिया हुआ है, जिसको उस टेबल में मल्टीपल हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ABCD कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम, ID और रोल नंबर। और हमारे पास क्या दिया होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी होती है, जैसे A goes to B जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज गिवन होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसका क्लोजर फाइंड आउट करते हैं और उसका क्लोजर फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की भी फाइंड आउट करते हैं और उसके जो हिडन डिपेंडेंसीज हैं वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। हिडन कैसे कि A goes to B तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, B goes to C भी डायरेक्ट गया है, तो हम A goes to C भी लिख सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि A के क्लोजर में B और C दोनों आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो C को भी डिटरमाइन करना है। हम अगर क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, जो भी रिटर्न होती है, जो भी ट्रांजिटिवली प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन। जब भी टेबल जो है नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तब लेट्स से मैंने यहाँ पे R टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, R1 और R2 में। तो R1 और R2, ठीक है, आप दो टेबल्स को मैंने डिवाइड किया। कुछ एट्रीब्यूट्स R1 में आ गए, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो R2 में आ गए। अब यहाँ पे R1 और R2 के एट्रीब्यूट्स को आप टोटल करो या उनको यूनियन करो तो इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन R। तो कोई भी एट्रीब्यूट जो है कम नहीं होना चाहिए, आपके एट्रीब्यूट्स एज इट इज होने चाहिए। होता क्या है कि जब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो भी क्या हो जाएंगी, वो डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे FD इसमें आ गया, FD1 इसमें आ गया और FD सेट 2 इसमें आ गया, मतलब कुछ इसमें आ गई और कुछ डिपेंडेंसीज इसमें आ गई जो कुछ ओरिजिनल थी वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने चेक करना है कि डिपेंडेंसी शुड बी प्रिजर्व। मतलब ऐसा तो नहीं कोई डिपेंडेंसी जो है वो मेरी लॉस हो गई, नहीं, वो मुझे क्या करना है कि प्रिजर्व करके रखनी है। मतलब ये मेरा एम है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके में कहीं ना कहीं चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं वो हम इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि अगर मेरा FD1 को उठाऊं और FD2 को उठाऊं, ठीक है, जो मेरी R1 के अंदर डिपेंडेंसीज हैं और जो मेरी R2 के अंदर डिपेंडेंसीज हैं, वो इनको यूनियन लूँगी मैं, तो ये इक्वलेंट किसके आना चाहिए, ये इक्वल टू आना चाहिए FD के, ठीक है। जो मेरी यहाँ पे ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी, जो भी ओरिजिनल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, उनके बराबर आना चाहिए इन दोनों का यूनियन। तो कैसे आता है यूनियन, अगर आ गया डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है, अगर नहीं आया तो मीन्स डिपेंडेंसीज जो प्रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं कैसे चेक करके। तो अब यहाँ पे मेरे पास टेबल है R ABCD, जो उसमें 4 एट्रीब्यूट्स है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे पास हैं 1 2 3 4 गिवन है। अब मैंने क्या R को डिकम्पोज किया है 3 टेबल में, R1 R2 और R3। अब यहाँ पे देखो R1 के अंदर मेरे पास A और B आ गया, ठीक है। यहाँ पे R2 में मेरे पास देखो R2 में मेरे पास B और C आ गया, R3 में मेरे पास आ गया BD। इन तीनों में चेक कर लो कि अगर मैं इनका यूनियन लूँगी ABCD, तो जो ओरिजिनल टेबल था उसमें 4 एट्रीब्यूट्स थे, इनका अगर यूनियन लोगे 4 एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो एट्रीब्यूट तो लॉस होने ही नहीं चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। अगर एट्रीब्यूट्स जो हैं, अगर एट्रीब्यूट्स बराबर हैं, तो अब मुझे क्या रहा है कि अगर R1 और R2 और R3 को हमने डिवाइड किया तो चेक जो डिपेंडेंसीज जो है प्रिजर्व हुई हैं कि नहीं। तो अब कैसे चेक करना है, अब पहले R1 को हम लेंगे। R1 के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 2, A और B। सिर्फ R1 को फोकस करो, R1 के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं A और B। तो कौन कौन से डिपेंडेंसीज बन सकती हैं, एक डिपेंडेंसी बन सकती है A B को डिटरमाइन करे,
ए को डिटरमाइन कर रहा है, ओरिजिनल को छोड़ दो, लेकिन अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से डिपेंडेंसीज बन रहे, एक ए को डिटरमाइन कर रहा है, बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, और बी जो है वो ए को कर। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना कि ट्रिवियल डिपेंडेंसीज नहीं लेनी। ट्रिवियल से क्या मतलब है कि राइट हैंड, ट्रिवियल का क्या मतलब था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनियन इंटरसेक्शन लोगे तो उनके बीच में अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कहते हैं ट्रिवियल। मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों बराबर हैं, तो अगर ऐसे भी कह सकते हैं ये बी ए को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, ट्रिवियल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है इंटरसेक्शन लोगे तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, तो ठीक है, यहाँ पे ए और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऐसे ही ए गोज टू ए। तो अगर आप इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लोगे तो हमने ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है, ठीक है, ट्रिवियल जो है बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, तो सेल्फ ट्रू है ये, ए को डिटरमाइन करें, हाँ, ठीक है। कोई भी एट्रीब्यूट आपका जो है खुद को डिटरमाइन करे, हमने यहाँ पे ट्रिवियल को नहीं लेना, कोई भी हमने ट्रिवियल नहीं लेनी, सिर्फ हमने नॉन ट्रिवियल लेनी है। नॉन ट्रिवियल यहाँ पे कौन से दो ही बन रही है, ए गोज टू बी और बी गोज टू ए, ठीक है, सिर्फ इस R1 की बात करें तो ये दो बन गए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ए गोज टू बी ट्रू है या नहीं, मतलब इसके अंदर जो है ये हो सकती है कि नहीं पॉसिबल है। ये कैसे चेक करोगे, यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में यहाँ पे आ जाओ, ए ओरिजिनल टेबल को ही तो हमने डिवाइड किया, तो ये ओरिजिनल टेबल को देखो, ए के क्लोजर के बी आ रहा है, ठीक है, ए गोज टू बी आ, ये मतलब ये वाली कह सकते हो ये पॉसिबल है, ए गोज टू बी इसके अंदर पॉसिबल है। बी गोज टू ए चेक करो, बी गोज टू चेक कैसे करोगे, अब इसमें डी का क्लोजर लो, बी का क्लोजर अगर मैं लूंगी ए आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो बी के क्लोजर में बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो ए नहीं आ रहा, बी के क्लोजर में ए नहीं है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी पॉसिबल है, ये एक गोज टू बी पॉसिबल है इस टेबल में से। ऐसे इसमें हम आते हैं R2 में हम नॉन ट्रिवियल, सिर्फ नॉन ट्रिवियल लिखनी है, ट्रिवियल वाली हमने नहीं लिखनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रीज़न क्या है कि ट्रिवियल हमेशा ट्रू होती है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा वैलिड होती है। नॉन ट्रिवियल देखो, बी गोज टू सी और सी गोज टू डी, दो बनेंगी, बी गोज टू सी गोज टू डी। अब चेक करो, बी गोज टू सी ओरिजिनल टेबल में है, यस, मतलब यानी ये इसमें पॉसिबल है। अब सी गोज टू डी चेक करो, सी का क्लोजर अब चेक करो, यहाँ पे सी से सी आया, सी से मेरे पास डी आया, डी से मेरे पास बी, तो सी इस क्लोजर में बी भी आ गया, तो ये मतलब ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज करने के बाद ये भी हमारे पास बन सकती है, ये भी बन सकती है, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है। तो अब R3 पे आते हैं, R3 में नॉन ट्रिवियल लिख लो, बी गोज टू डी, ठीक है, बी गोज टू डी और बी डी गोज टू बी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बी गोज टू डी है, देखो बी गोज टू डी तो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन बी में आ रहा है, बी जो है हम इस बी जो है इस बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसको भी हम पॉसिबल ये भी है, क्यों, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बी के क्लोजर में आ रहा है, तो इसलिए ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कहते हैं डी गोज टू बी, ये भी डायरेक्ट लिखी हुई, तो उसको डायरेक्ट ही लिख लो, जो डायरेक्ट नहीं लिखी उसको आप क्लोजर ले लोगे, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर वो वाला एट्रीब्यूट आ रहा है, अगर आ रहा है तो पॉसिबल है, अगर नहीं आ रहा तो उसमें जैसे उसमें हमने बी के क्लोजर में नहीं आ रहा था यहाँ पे इस कंडीशन में, तो हमने इसको, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये तीनों जो है मैंने डिकम्पोज किया था, इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल है, एक ये सारी, ये वाली, ये सारी पॉसिबल है, तो इनका यूनियन हम लिख लेते हैं। इनका यूनियन ये देखो मैंने ये लिखा FD1 FD2 का यूनियन लेंगे, तो अब ये तीन टेबल थे, इन तीन टेबल का हम अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, यूनियन आके जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इन सारे पांचों का अब चेक करना है क्या, अब हमें ये चेक करना है क्या ये वाली सारी मेरी पॉसिबल है इनके थ्रू, ठीक है, ये उल्टा चेक करेंगे, पहले हमने ये वाली चेक की इनके थ्रू, अब ये वाली चेक करेंगे कि ये वाली सारी पॉसिबल आ रही है इनके थ्रू। अब मतलब क्लोजर इसमें लेंगे, मतलब अब चेक करेंगे इसमें ए गोज टू बी, ए गोज टू बी यहाँ पे है, ठीक है, बी गोज टू सी यहाँ पे है, फिर उसके बाद डायरेक्ट है, यहाँ देख लेते, सी गोज टू डी, यहाँ पे सी गोज टू डी है, सी गोज टू तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल में है, तो हम क्या करते हैं कि सी का क्लोजर लेंगे,
किसको देख के, इसको देख के। पहले हमने इसमें लिया था, इसमें से देख के अब सी का क्लोजर लेंगे। यहाँ पे सी के क्लोजर में सी आ रहा है, सी से मेरे पास बी आएगा और बी से मेरे पास डी आएगा। तो सी के क्लोजर में डी आया, तो इसको देख के यहाँ पे देखो सी के क्लोजर में डी आया है, तो मतलब ये भी मेरी प्रिजर्व्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक कर लो, डी गोज टू बी, डी गोज टू बी है, ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, ये भी हमारी प्रिजर्व्ड है। तो मेरी चारों डिपेंडेंसीज जो प्रिजर्व्ड हैं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक ओरिजिनल टेबल को और टेबल को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उनमें एट्रीब्यूट्स रखते हैं ए बी, पी सी और बी डी, तो डिपेंडेंसीज विल बी प्रिजर्व्ड। यस, ठीक है, डिपेंडेंसीज विल बी प्रिजर्व्ड ऑलरेडी। तो ठीक है, ये था प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन कैसे चेक करते हैं। थैंक यू सो मच।